हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में हमें डिस्कस करने हैं। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज भी हैं जो हमें याद रखनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो जो चैप्टर स्टार्ट होता है क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया गया है कि हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर या जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट इज प्योर। तो बहुत सारी चीज़ें हम लेते हैं मार्केट से, चाहे मिल्क ले, घी ले, बटर ले या कोई और सब्सटेंस, कोई खाने की चीज़ हम ले लें। तो हम किस तरह से जज करते हैं वेदर दैट सब्सटेंस इज प्योर, वेदर दैट फूड आइटम इज प्योर और नॉट। If you ever notice that the word pure written on the packs of these कंज्यूमेबल्स, तो ये चीज़ें चीज़ें जो खाने की चीज़ें जो हम लेते हैं, इस्तेमाल की चीज़ें जो हम मार्केट से लेते हैं, तो उसमें लिखा भी रहता है कि ये सब्सटेंस प्योर है। जैसे प्योर घी है, प्योर मिल्क है या कोई और चीज़ है, पैक पे चीज़ लिखी रहती है दिस इज प्योर। एंड जब ये बात प्योर की आती है, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म प्योर? तो एक कॉमन आदमी के लिए, कॉमन पर्सन के लिए प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। नहीं, जब आप कोई चीज़ लेते हैं, कोई कंज्यूमेबल लेते हैं और उस पर आप लिखा देखते हैं कि ये प्योर है, तो आप उससे क्या समझते हैं कि इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। दैट मीन्स इसमें कोई मिलावट की चीज़ नहीं है। दैट इज व्हाट्स meant by pure for the common person. But for a scientist, all these things are actually mixtures of different substances and hence not pure. तो एक साइंटिस्ट के लिए, एक साइंस स्टूडेंट के लिए ये प्योर नहीं समझी जाएगी, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ये मिक्सचर होता है अलग अलग सब्सटेंसेस का। जैसे यहाँ पे मिल्क की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मिल्क दैट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर। इसमें वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स और भी कुछ अलग अलग इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज होंगे, न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। सो दैट मीन्स इसमें एक ही तरह का सब्सटेंस नहीं है, बल्कि मिल्क मिक्सचर है बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस का। व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। तो यहाँ पे प्योरिटी की डेफिनेशन हम ले सकते हैं कि प्योर वो सब्सटेंस होता है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर सेम। मींस उनका जो केमिकल नेचर होगा, उस पार्टिकल का जो केमिकल नेचर होगा वो सेम होगा थ्रू आउट दैट सब्सटेंस। सो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। मीन्स केमिकली वो सब पार्टिकल्स जिसका वो सब्सटेंस बना होगा वो सब सेम एक तरह के पार्टिकल्स होंगे, तो हम कहेंगे कि ये सब्सटेंस प्योर है। A substance consists of a single type of particle। तो उसमें एक ही तरह के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। एक से ज्यादा पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट मींस एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, बल्कि जितने पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है वो सब केमिकली सेम होंगे, वो एक तरह के पार्टिकल्स होंगे। इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ अ मैटर। अब ये सब्सटेंस प्योर जो है दैट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ मैटर। जो मैटर है अलग अलग तरह से एग्जिस्ट होता है, तो एक उसमें फॉर्म है वो प्योर फॉर्म है। दैट मीन्स ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक तरह के सेम टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixtures of two or more pure components. For example, seawater, minerals, soil, etc. are all mixtures. तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, मोस्ट ऑफ देम वी कैन से, वो क्या है, मिक्सचर के फॉर्म में हमारे पास होती है, न कि प्योर फॉर्म में। मीन्स उसमें एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे सी वाटर की एग्जाम्पल ली है, तो सी वाटर की अगर हम बात करें तो सी वाटर के अंदर आपका साल्ट भी प्रेजेंट होता है एंड ऑब्वियसली वाटर भी इसमें प्रेजेंट होता है। मिनरल्स, बहुत अलग अलग तरह के पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। सॉइल एक मिक्सचर होता है बहुत सारे पार्टिकल्स का। तो क्वेश्चन एराइज ये होगा, यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि मिक्सचर फिर क्या है, मिक्सचर को हम कैसे समझेंगे, मिक्सचर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो इससे इस तरह से हम मिक्सचर को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा फॉर्म ऑफ मैटर है जिसमें एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। We know that the dissolved sodium chloride can be separated from the water by the physical processes। अब अपने वाटर के अंदर साल्ट ऐड किया हुआ है,
कि सोडियम क्लोराइड ऐड किया हुआ है, तो आप इसको फिजिकल प्रोसेस से इवेपोरेट करके आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड की अगर हम इटसेल्फ बात करें, जो सोडियम क्लोराइड है, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है, अगर हम इसकी बात करें, जो कि एक प्योर सब्सटेंस है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की बात करें तो उसमें दो तरह के सब्सटेंसेस, एक तो Na और दूसरा Cl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन प्रेजेंट होता है। तो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम इस सोडियम एंड क्लोरीन को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली, sugar is a substance which contains one kind of pure matter and its composition is same throughout। इस तरह से शुगर जो है, चीनी जो है, दैट इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस, क्योंकि आप चीनी का एक चम्मच ले लें तो जितने शुगर के उसमें क्यूब्स या पार्टिकल्स होंगे, उन सब में एक ही तरह के का केमिकल नेचर है, एक ही तरह के पार्टिकल्स का वो बना होता है। सो इसके कंपैरिजन में सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंसेस, whether the source of a pure substance may be whatever the pure source of the pure substance may be, it will always have same characteristic properties। तो जो जो प्योर सब्सटेंस होता है, चाहे उसका कोई भी सोर्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर एक प्योर सब्सटेंस मींस एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, तो इसका सोर्स चाहे जो भी हो, चाहे आप किसी भी सोर्स से वाटर ले लें, सिर्फ हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हमेशा सेम होंगी। या सोडियम क्लोराइड की ही बात कीजिए, सोडियम क्लोराइड केमिकल सब्सटेंस है, इसके बहुत अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे सी वाटर इसका सोर्स है, रॉक साल्ट इसका सोर्स है। तो चाहे कोई भी सोर्स हम ले लें, कहीं किसी भी सोर्स से हम ये लें, इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी irrespective of its source। Therefore, we can say that a mixture contains more than one pure substances। तो एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस एक मिक्सचर में प्रेजेंट होता है। तो हम बहुत सारे मिक्सचर्स बना सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस के एडिशन से। जैसे फॉर एग्जांपल अपने शुगर एंड वाटर का एडिशन किया, एंड आप उसमें जो है आप उसमें लेट सपोज कोई और प्योर सब्सटेंस चाहे सोडियम क्लोराइड ऐड कर सकते हैं, आप उसमें कॉपर सल्फेट ऐड कर सकते हैं जो कि प्योर सब्सटेंस है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का मिक्सचर बना सकते हैं। तो मिक्सचर में एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स की क्या क्या टाइप्स हैं? सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर, वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब किस तरह के सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होके मिक्सचर बनाते हैं, तो उसकी बेस पे हमारे पास डिफरेंट मिक्सचर्स होंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स होंगे। सो यहाँ पे उसको सीखते हैं फ्रॉम द एक्टिविटी 2.1। तो इसमें हमें क्या करना है, लेट्स डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए बी सी डी। चार ग्रुप्स में हमें क्लास को डिवाइड करना है। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 spatula फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ग्रुप ए क्या करेगा, 50 ml वाटर लेगा, उसमें पूरा एक स्पैचूला फुल लेके वो कॉपर सल्फेट का उसमें मिक्स करेगा। तो ये मिक्सचर ग्रुप ए का मिक्सचर बना। देन वी हैव ग्रुप बी, वो भी 50 ml ऑफ वाटर लेंगे, उसमें 2 spatula फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन द बीकर। तो ये दूसरा मिक्सचर बना, इसमें 2 स्पैचुला लेंगे। पहले केस में 1 स्पैचुला था, सेकंड केस में 2 स्पैचुला लिए हैं। नाउ ग्रुप्स सी एंड डी क्या करेंगे, दे विल टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन साल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म द मिक्सचर। अब वो कॉपर सल्फेट लेंगे और पोटेशियम परमैंगनेट या कॉमन साल्ट लेंगे, सोडियम क्लोराइड, उसको आपस में मिक्स करेंगे, एक मिक्सचर बनाएंगे। मींस वाटर में उसको मिक्स नहीं करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है। तो कॉपर, लेट्स सपोज कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का एक मिक्सचर वो बनाएंगे। इसे वाटर में वो डिसॉल्व नहीं करते हैं। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन द कलर एंड टेक्सचर। अब दोनों केसेस में आप देखिए, जो 4 केसेस रादर हमारे पास हैं, तो सारे केसेस में हम क्या देखेंगे, जो जो मिक्सचर हमारा बना है उसमें कितनी यूनिफॉर्मिटी है, मींस कितना यूनिफॉर्मली ये कंपोनेंट्स आपस में मिक्स हुए हैं, उसका हमें कलर की यूनिफॉर्मिटी देखेंगे, उसके टेक्सचर की यूनिफॉर्मिटी देखेंगे। सो ऑब्वियसली हमें एक डिफरेंस नजर आएगा। अब ग्रुप
ए बी जो होगा, ए एंड बी ऑब्टेन मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, जिसमें हमने ग्रुप ए एंड ग्रुप बी उन दोनों ने कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर 50 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व किया था। तो उसमें हमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मिलेगी। जो कॉपर सल्फेट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इन दैट 50 ml ऑफ वाटर। अब उसमें डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि जिस केस में हमने एक स्पेचुला लिया था उसमें कलर की इंटेंसिटी थोड़ा कम होगी, एंड जिसमें दो स्पेचुला हमने लिए थे उसमें कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली। ये उसमें डिफरेंस होगा। लेकिन अ, दोनों केसेस में क्या होगा, जो कंपोनेंट्स है, जो कॉपर सल्फेट है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा थ्रू आउट दैट वाटर। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं, या जिसका दूसरा नाम सॉल्यूशंस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस या होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें जिसके कंपोनेंट्स the components of the mixture or the homogeneous mixture, they are uniformly distributed throughout a given sample। ठीक है। इसकी कुछ और एग्जांपल्स हम खुद भी बना सकते हैं, अपने घर में इसको कर सकते हैं। साल्ट एंड वाटर को डिसॉल्व करें तो ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है। शुगर को आप डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, ये भी एक आपको एक मिक्सचर मिलेगा। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप्स, दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड, मींस ए एंड बी को अगर हम कंपेयर करें, जैसे मैंने पहले भी कहा, कलर की इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। तो बोथ द ग्रुप्स में कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट का आपने जो सॉल्यूशन लिया था, लेकिन उनमें इंटेंसिटी का डिफरेंस होगा, बिकॉज पहले केस में हमने एक स्पेचुला लिया था, दूसरे केस में दो स्पेचुला लिए थे। उसकी वजह से केस ए में ज़्यादा लेस इंटेंस होगा, एंड केस बी में जो ग्रुप बी होगा उनका सोल्यूशन मोर इंटेंस होगा। दिस शोज दैट होमोजेनियस मिक्सचर्स कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशंस। तो ऐसा ऑब्वियसली हो सकता है कि जो कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल हो सकती है मिक्सचर में कंपोनेंट्स की, बट उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पे याद रखनी है कि होमोजीनियस जो मिक्सचर्स हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। अब ग्रुप सी एंड डी की बात करें, दे हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस। अब इस केस में ग्रुप सी एंड डी के केस में आपने कॉपर सल्फेट और साल्ट को ऐड किया था, तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इनका नहीं होगा। ठीक है। साल्ट और कॉपर सल्फेट आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, रादर वो उनका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और फिजिकली डिस्टिंक्ट आपको पार्ट्स मिलेंगे। आप अलग से कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स को देख पाएंगे, साल्ट के पार्टिकल्स को अलग से आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स हुए, एंड द नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज द हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। इस तरह के मिक्सचर्स को हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स कहा जाता है। सो वी कैन डिफाइन हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स एज दोज मिक्सचर्स इन विच द कंपोनेंट्स आर फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इस तरह के और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फाइलिंग्स, साल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर आर द एग्जांपल्स ऑफ द हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। ये डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हुई। तो यहाँ पे हम कंक्लूड ये करेंगे कि जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं उसमें दो टाइप्स होते हैं। एक हमारा जो मिक्सचर है दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एंड सेकंड हमारा जो मिक्सचर है उसको हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा, जिसमें कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। नाउ एक्टिविटी 2.2 यहाँ पे है, एंड यहाँ से हमें कुछ और सीखने को मिलेगा मिक्सचर्स के बारे में। लेट्स अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। अगेन हमें 4 ग्रुप्स बनाने हैं, ए बी सी एंड डी। 4 ग्रुप्स हम बनाएंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। तो ग्रुप ए को हम क्या देंगे, 5 क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ग्रुप बी को फुल स्पेचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, पहले केस में थोड़े से क्रिस्टल्स देंगे, ग्रुप बी को पूरा एक स्पेचुला देंगे। ग्रुप सी को क्या करेंगे, चाक पाउडर या व्हीट फ्लोर हम देंगे, एंड ग्रुप डी को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक। अब इसके बाद इनको क्या करना है, ईच ग्रुप, सेकेंड स्टेप इनका क्या होगा, ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर। हर एक ग्रुप ए अपने क्रिस्टल्स को वाटर में डालेगा, ग्रुप बी भी स्पेचुला पूरा कॉपर सल्फेट का स्पेचुला जो होगा उसको वाटर के अंदर डालेगा। ग्रुप सी को अगर हमने चॉक दिया या व्हीट फ्लोर दिया है तो उसको वाटर के अंदर मिक्स करेगा, एंड ग्रुप डी भी अपना मिल्क या इंक का जो सैंपल है वो वाटर के अंदर डिजोल्व करेगा, एंड उसको मिक्स करेगा प्रॉपरली विद द ग्लास रॉड।
नाउ, आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर्स विजिबल? अभी जो चार मिक्सचर हमारे पास बने हैं चार ग्रुप्स के पास, अब आपने बताना है क्या इसमें पार्टिकल्स विजिबल हैं कि नहीं है। ये पहली ऑब्जर्वेशन हमें देखनी होगी। तो अगर हम पहले केस में देखें, कॉपर सल्फेट एंड ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दोनों की केस में हम देखें, तो इसमें कंपोनेंट्स क्या होंगे, मिक्स होंगे आपस में, बहुत अच्छे से मिक्स होंगे, वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे इसके, यू कांट सी द पार्टिकल्स। लेकिन चाक पाउडर या व्हीट फ्लोर के केस में यस, आपको पार्टिकल्स बिल्कुल नज़र आएंगे। एंड मिल्क या इंक आप डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर, तो उसके पार्टिकल्स भी आपको नहीं नज़र आएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व द फ्रॉम द फ्रंट वाज द पाथ ऑफ द बीम विजिबल। तो आप इसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप, हम थर्ड स्टेप ये रहेगा कि हमने इन चारों मिक्सचर्स पे लाइट शाइन करनी है, टॉर्च को की लाइट जो हम क्या डालेंगे, इसके ऊपर डालेंगे। एंड बिकॉज हमारा बीकर होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, तो ऑब्जर्व हम क्या करेंगे कि जो पाथ ऑफ लाइट है, जो बीम ऑफ लाइट चल रही है, क्या उसका पाथ आपको विजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कि वेदर इट विल बी विजिबल और नॉट। तो इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस केस में वो विजिबल होगा, किस केस में विजिबल नहीं होगा, और रीजंस भी उसके हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपने क्या ऑब्जर्व करना है, लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू मिनट्स एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन apparatus इन द मीन टाइम। तो आप इस सारे चारों मिक्सचर्स को मींस अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे। एंड आपने ऑब्जर्व करना है कि वेदर द पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम और नॉट। जो इनके अंदर पार्टिकल्स हैं, चाहे कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स हैं, चाक पाउडर के पार्टिकल्स हैं, मिल्क या इंक के पार्टिकल्स होंगे, क्या वो नीचे जाके सेटल होंगे इस बीकर के कि नहीं, जब आप उसको अनडिस्टर्ब रखेंगे कुछ टाइम के लिए। एंड मीन टाइम आपसे कहा जा रहा है कि आप एक फिल्ट्रेशन का सेटअप भी लगाइए। फिल्ट्रेशन का सेटअप विल बी लाइक दिस, यहाँ पे आप देखिए, जिसमें आप एक फनल लेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे, ठीक है, इस तरह का उसको कोन बना के आप इस फनल में उसको फिट करेंगे। एंड फिर आप अपना मिक्सचर इसके अंदर डालते जाएंगे। तो ये टेस्ट ट्यूब होगा, इसके अंदर जो जो लिक्विड जाएगा उसको फिल्ट्रेट कहा जाएगा। एंड हमें ऑब्जर्व ही करना है कि जो ये फिल्टर पेपर है, क्या इस पे कोई चीज़ चिपक जाती है, फिल्टर हो पाती है कि नहीं हो पाती है। दैट इज व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व। तो ये ऑब्जर्वेशंस करेंगे। फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, वो आप चेक करेंगे वेदर फिल्टर पेपर पे कोई रेजिड्यू होगा नहीं होगा या नहीं होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगाएं, वी कैन सी दैट कि पहले केस में, क्रिस्टल्स के केस में, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स या कॉपर सल्फेट बी ग्रुप ए एंड बी के केस में आपको पार्टिकल्स यहाँ पे फिल्टर आउट नहीं होंगे। मींस जो जो फिल्टर पेपर पे आपको कोई चीज़ लगी नहीं मिलेगी, मींस कोई रेजिड्यू उस पर नहीं होगा। एंड इस तरह से आप अगर देखें चॉक या व्हीट फ्लोर, तो यस, इस केस में आपको देखने को मिलेगा जो चॉक या फ्लोर का रेजिड्यू है वो फिल्टर पेपर पे होगा आफ्टर फिल्ट्रेशन। एंड मिल्क या इंक के केस में भी आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके रीजंस क्या हैं, हम आगे सेक्शंस में उन चीज़ को जानेंगे। तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट जो याद रखना है कि ग्रुप्स ए एंड बी हैव गॉट ए सोल्यूशन। जो ग्रुप ए एंड बी ने बनाया है उसको हम सोल्यूशन कहेंगे। ग्रुप सी हैड गॉट ए सस्पेंशन। जो ग्रुप सी ने बनाया है, जो मिक्सचर बनाया है, उस मिक्सचर का नाम सस्पेंशन होगा। एंड ग्रुप डी हैज गॉट ए कोलाइडल सोल्यूशन। ग्रुप डी ने जो मिक्सचर बनाया है उसको कोलाइडल सोल्यूशन कहा जाता है। अब इन तीन टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है उसको हम आगे वाले सेक्शंस में जानेंगे। तो लेकिन यहाँ पे आपने पॉइंट याद रखना है कि सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, वाइल द सस्पेंशन एंड कोलाइड्स जो हैं दे आर heterogeneous mixtures. They're the types of the heterogeneous mixtures. अब कमिंग सेक्शंस में इन तीनों मिक्सचर्स को, हम तीनों टाइप्स को थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन के भी हमने बात की थी। हमने कहा था कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे, उनके कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो हम कहेंगे कि इसको सॉल्यूशन कहा जाएगा। You have come across
वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन योर डेली लाइफ, जैसे लेमोनेड है, नींबू का पानी है, सोडा वाटर है, ये सारी एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशंस की। शुगर वाटर आप लीजिए, आप टी बनाएंगे, टी टी की एग्जांपल हम ले सकते हैं, और बहुत सारी ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं विच आर basically solutions. Usually we think solution of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid और gas. ठीक है, जनरल हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशंस की, वो हम ये समझते हैं कि लिक्विड के अंदर या तो सॉलिड या कोई और लिक्विड या कोई गैस डिजॉल्व हो तो उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास और एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन है जो कि विच आर बेसिकली सॉलिड इन सॉलिड फेज में है, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड सॉल्यूशंस, जिसको हम एलॉयज कहते हैं। एंड गैशियस सॉल्यूशंस भी हमारे पास हैं, जैसे कि हमारे आसपास की हवा जो है, दैट इज द गैशियस सॉल्यूशन। इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट पार्टिकल लेवल। तो होमोजेनिटी मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल लेवल पे होती है। पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट अ गिवन सैंपल। फॉर एग्जाम्पल, लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। आप लीमू का पानी लीजिए, जितने आप सिप इसके लेंगे, जितनी बार आप इसको पिएंगे एक पर्टिकुलर लेमोनेड का सोल्यूशन, तो हर बार आपको सेम टेस्ट इसमें फील होगा, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स हैं, मीन्स इसमें शुगर है या वाटर है आपने लिया हुआ है, या लीमू का जो रस है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट दिस सोल्यूशन। दैट इज वाई उसका जो टेस्ट हमें सेम मिलता है। अब एलॉयज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। एलॉयज आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स, टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मेटल जब आपस में कंबाइन होंगे तो उनको हम एलॉयज कहते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि मेटल, एक से ज़्यादा मेटल्स कंबाइन होके एलॉय बन सकता है, या एक मेटल दूसरे नॉन मेटल्स के साथ में कंबाइन होके भी एलॉय बना सकता है। तो एक इसमें इंपॉर्टेंटली मेटल होना चाहिए, और we cannot be separated by into their components by physical methods, but still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable composition. ठीक है, तो जो मिक्सचर्स की और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि मिक्सचर जो है, उस मिक्सचर के अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टीज मींस वो शो करता है उन पार्टिकल्स की या उन कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ब्रास की एग्जांपल दी हुई है। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो ये एक एग्जांपल दी है। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। बहुत ही कॉमन जो एलॉय हम यूज़ करते हैं, दैट इज स्टील। तो स्टील जो एलॉय होता है, इट्स एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, तो आयरन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। इस तरह से ब्रॉन्ज हमारे पास है, और भी कई कई सारी एग्जांपल्स हम एलॉयज की दे सकते हैं। नाउ सॉल्यूशन जब बनता है तो सॉल्यूशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स अदर कंपोनेंट, जो दूसरे को डिजॉल्व करता है, एंड जनरली क्या होता है, वो लार्जर इन अमाउंट होता है, उसी को हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, जो दूसरे कंपोनेंट को, मीन सोल्यूट को जो डिजॉल्व करता है, उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, एंड जनरली इट्स लार्जर इन क्वांटिटी। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट एंड जनरली वो लेसर इन क्वांटिटी होता है, उसको हम सोल्यूट कहते हैं। दैट मीन्स जब सोल्यूशन बनता है तो सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। सोल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट इसका सॉल्वेंट होता है एंड एक कंपोनेंट इसका सोल्यूट होता है। ठीक है, तो दिस फॉर्म्स द सोल्यूशन। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्यूशंस की दी हैं। सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशंस की जिसमें हम सॉल्वेंट एंड सोल्यूट को पहचान सकते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे आपका सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में शुगर इज द सोल्यूट, बिकॉज शुगर हम कम क्वांटिटी में लेंगे, एंड वाटर इज द सॉल्वेंट जो कि कम कंपेरेटिवली लार्जर क्वांटिटी में होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन। दिस इज कॉल्ड एज द
टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो हॉस्पिटल्स में एज एन एंटीसेप्टिक यूज होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो इसमें आयोडीन इज सॉलिड एंड द सोल्यूट, इट्स अ सोल्यूट, एंड अल्कोहल जो है कि जिस लिक्विड लिक्विड इन फॉर्म, तो दैट इज अ सॉल्वेंट, सो इट इज द सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। उसके बाद एरेटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा वाटर होता है, मींस एरेटेड मींस जब लिक्विड्स के अंदर वो गैस को डिसॉल्व किया जाता है, सो दे आर कॉल्ड एज द एरेटेड ड्रिंक्स। सो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस, तो ये गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। तो इसमें जैसे एरेटेड ड्रिंक की सोडा वाटर की बात करें तो इसमें जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है दैट एक्ट्स एज अ सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट इन दिस केस, सो इट इज अ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसके बाद हमारी एग्जांपल, जो फोर्थ एग्जांपल है दैट इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, ठीक है। एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ a number of gases. Its two main constituents are oxygen and nitrogen. The other gases present in they are present in very small quantities. So this is gas in liquids, gas in gas solution. तो हमारे पास liquid in solid solution की example है. This is sorry, यहाँ पे हम लिखेंगे this is solid in liquid solution. This is also solid in liquid solution. तो यहाँ पे gas in liquid solution है and this is gas in gas solution. और सॉलिड का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था एग्जांपल्स, जो एलॉयज की हमने एग्जांपल ली थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझने की है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो हमें याद रखनी है। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकेंड, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से जो पार्टिकल साइज सॉल्यूशंस का होता है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, दैट इज अबाउट 10⁻⁹मीटर्स, जो कि बहुत ही कम इसका डायमीटर होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज, ठीक है, नेक्ड आइज से आप उसको नहीं देख पाओगे। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। अब आप एक्टिविटी याद कीजिए जहां पे हमने सॉल्यूशंस पे बीम ऑफ लाइट डाली थी और उन मिक्सचर्स में हमने देखा था कि किस में पाथ ऑफ लाइट हमें नजर आएगा। तो हमने वहां पे कहा था कि सॉल्यूशंस में आपको पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखेगा। उसका रीजन ही यही है क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है वो पार्टिकल साइज, बिकॉज जो पार्टिकल साइज है यहाँ पे सॉल्यूशंस का वो बहुत ज़्यादा है। लाइट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, लाइट जब चलती है तो स्ट्रेट पाथ्स में चलती है। अगर इसकी पाथ में कोई ऐसा पार्टिकल आ गया विच इज बिगर इनफ जिसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है तो लाइट स्कैटर हो जाती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो पाथ ऑफ लाइट है वो आपको दिखने लगती है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन के केस में कहा कि पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए लाइट उन पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाती है। एंड जब इंटरेक्शन नहीं होता है तो ऑब्वियसली उसमें जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है एंड वी कैन नॉट सी द path of the light in the solutions. That's why we say that the path of light is not visible in case of the solutions. Next is the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. Important again कि वो particle size बहुत छोटा होता है, जो filter paper का जो mesh size होता है वो पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनसे बड़ा होता है, इसलिए पार्टिकल्स को सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सेपरेट आउट नहीं कर पाता है इन द केस ऑफ फिल्ट्रेशन। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज सोल्यूशन इज स्टेबल। इसलिए कहते हैं सोल्यूशन स्टेबल होता है। अगेन पार्टिकल साइज की वजह से ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि अगर आप सोल्यूशन को बहुत देर तक भी रखते हैं तो उसके पार्टिकल्स, सोल्यूशन के पार्टिकल्स छोटे होने की वजह से वो सेटल नहीं होंगे। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमें सॉल्यूशन के लिए याद रखनी होंगी। अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर और जो पॉइंट है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ऊपर हमने बात भी की इस चीज़ की, जहां एक्टिविटी 2.2 पे हमने देखा था कि ग्रुप ए एंड बी जो उन्होंने जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, तो एक ने कुछ क्रिस्टल्स कॉपर के वाटर में डिसॉल्व किए थे एंड दूसरे ग्रुप ने भर भर के मींस अबाउट 2 स्पेचुला आई थिंक जो कॉपर सल्फेट का वो वाटर के अंदर डिसॉल्व किया था। अब उन दो केसेस में क्या होगा, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी वाला सॉल्यूशन है, ए और बी,
तो उसमें हमें कलर इंटेंसिटी डिफरेंट नजर आएगी। ग्रुप ए के सोल्यूशन की कलर इंटेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द बी। ऑल्दो जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो हमने सेम लिया था, सिर्फ हमने सोल्यूट का अमाउंट इसमें डिफरेंट लिया था। दिस इज व्हाट इज बेसिकली दोनों केसेस में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है सोल्यूट का। सो वील अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्सेंट्रेशन मीन्स। सो अंडरस्टैंड दैट इन अ सोल्यूशन जो रिलेटिव अमाउंट है, the relative proportion of the solute and solvent can be varied। जैसे इस केस में हमने देखा था, depending upon the amount of the solute present in the solution, it's called as dilute, concentrated और सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो या तो हम उसको डाइल्यूट कहेंगे या कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड के लिए हम सैचुरेटेड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड। अब जो जिसमें हमने रिलेटिव अमाउंट देखिए, अगर लेट्स सपोज दोनों केस में हमने 50 ml वाटर लिया था, इस केस में भी 50 ml है, इस केस में भी 50 ml वाटर लिया था, तो दोनों केसेस में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो डिफरेंट है। केस ए में सोल्यूट कम है, सो इसको हम कहेंगे दिस इज द डाइल्यूट सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की कम है, या इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है रादर, सो ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। सॉरी, इट इज डाइल्यूट सोल्यूशन, while the second one it's called as it will be concentrated comparatively। ठीक है, तो सोल्यूट डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, ये तब हम कहेंगे जब हम दो सॉल्यूशंस को आपस में कंपेयर करेंगे। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म्स, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि वो कंपेरेटिव टर्म्स है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जैसे इस केस में हमने, अगर हम कोई और तीसरा सोल्यूशन लेंगे, तीसरा सोल्यूशन हम लेंगे जिसमें हम 50 ml हमारे पास वाटर होगा, लेकिन इसमें हम लेट्स सपोज इस केस में हमने 10 ग्राम लिया था कॉपर सल्फेट का, इस केस में 20 ग्राम लिया था, इस केस में हम लेट्स सपोज 30 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे। नाउ दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड दैन द सोल्यूशन बी। अब जब हम बी और लेट्स सपोज ये सी है, बी और सी को कंपेयर करेंगे, अब बी और सी के कंपैरिजन में सी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा व्हाइल बी विल बी डाइल्यूट। दैट इज व्हाट्स मेंट बाय एक कंपेरेटिव टर्म्स हैं आपस में। इन एक्टिविटी 2.2 द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू दैट ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप बी व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट वी हैव द एक्टिविटी 2.3। तो 2.3 में क्या कहा है, यू हैव टू टेक द अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर in two separate beakers। अब add salt in one beaker and sugar या barium chloride हम लेंगे in the second beaker with continuous stirring। When no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker to raise the temperature by about 5 degrees Celsius। Start adding the solute again। Means आपने वाटर के अंदर सोल्यूट ऐड करते जाना है, साल्ट आपने ऐड करते जाना है, शुगर आपने ऐड करते जाना है, स्टायरिंग, कंटिन्यूस स्टायरिंग के साथ। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब सोल्यूट इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, तो आपसे कहा जा रहा है कि उस टाइम आपने क्या करना है, यू हैव टू रेज द टेम्परेचर बाय 5 डिग्रीज। उसके बाद फिर से आपने ऐड करना है। इज द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर द सेम। तो क्या ये सेम होगा? तो बिल्कुल सेम नहीं होगा। देखिए, आप जब इनिशियली इसमें ऐड करते जाएंगे तो विल सी कि जो सोल्यूट है वो डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा बिकॉज इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूट ही डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज करने से अगेन उसमें उसकी डिसोल्यूशन इंक्रीज, उसकी जो है सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट है वो उसमें और डिसॉल्व होने लगता है एट इंक्रीज टेम्परेचर। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे मिलेगी। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much as solute it is capable of dissolving is said to be saturated solution। बहुत इंपॉर्टेंट है, what is a saturated solution। तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आप एक सोल्यूशन बनाएंगे जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, उसके बियॉन्ड अब और सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाता है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। इस तरह के सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है।
The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called as a solubility. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि what is solubility. The amount of the solute present in the saturated solution at any particular temperature, ठीक है, गिवन टेम्परेचर पे जो जितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसमें डिजोल्व हो चुका है टू मेक द सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो उस टेम्परेचर पे दैट विल बी कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी, उस सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी. If the amount of solute contained in the solution is less than the saturation level, अभी हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बनाया है, उससे कम उसमें सोल्यूट प्रेजेंट है, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं. ठीक है, तो एक तो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन हुआ, एक हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हुआ. What would happen if you were to take saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? अगर आप एक saturated solution अब लेते हैं जिसमें maximum amount of solute dissolve हो चुका है at a given temperature, अब आप उसको slowly cool करते हैं, तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो यहां पे हमें याद रखना है, अगर हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं स्लोली, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो यू नो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे एक जो सोल्यूट है, सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. ओके, सॉल्युबिलिटी सोल्यूट की डिक्रीज हो जाएगी, एंड यहाँ से हमें क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे. क्रिस्टल्स विल बी फॉर्म्ड जो कि उस बीकर के बॉटम पे सेटल हो जाएंगे. So we can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at same temperature. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि जो एक्टिविटीज हमने ऊपर की, यहां से हमें पता चलता है कि अलग अलग सब्सटेंसेस जो होते हैं या अलग अलग सोल्यूट्स होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी जो एक गिवन सॉल्वेंट में होती है वो डिफरेंट होती है एट द सेम टेम्परेचर. तो अलग अलग सोल्यूट्स की सेम सॉल्वेंट में सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज होंगी. द कॉन्सेंट्रेशन, अब कॉन्सेंट्रेशन जहां हमने बात स्टार्ट की थी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, अब क्योंकि सॉल्युबिलिटी हमारे पास हमें समझ में आ गई, तो कॉन्सेंट्रेशन को समझना अब इजी होगा. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, चाहे मास और वॉल्यूम की बात करें, मीन्स जब अमाउंट की बात की जाती है तो मास या उसका वॉल्यूम देखा जाएगा, तो कितना अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बन जाती है. अब जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. ठीक है, डिफरेंट वेज हैं. सो देर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे हम 3 सिंपल मेथड्स की बात करते हैं. अब हायर में जाएंगे तो बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स पढ़ेंगे, तो इनको हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी कहते हैं, जिससे हम एक सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो इस लिस्ट में सबसे पहले है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. सो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसके बराबर होगा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इट्स इक्वल टू द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. तो यहां से हमें परसेंटेज मिलेगी, मींस जो कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलेगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज. सोल्यूट कितना सोल्यूशन है प्रेजेंट, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो यहाँ पे आपको मास बाय मास, उसको मास बाय मास परसेंटेज कहते हैं. So this is one way to express the concentration. Another है mass by volume. Mass by volume percentage of a solution. So that is mass of solute divided by volume of solution multiplied by 100. एंड तीसरा मेथड हमारा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन. उसमें सोल्यूट का वॉल्यूम दिया होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज के यूज से हम को यूज करके हम किसी भी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 2.1. एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन. तो क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे जो हमारा सोल्यूट है दैट इज कॉमन साल्ट, जो साल्ट है दैट इज द सोल्यूट, एंड जो वाटर है दैट इज द सॉल्वेंट. ठीक है, वाटर सॉल्वेंट यहाँ पे है. तो आपने मास बाय मास परसेंटेज
को यूज करके आपको इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को निकालना है। ना वी नो, अगर हम फॉर्मूला देखें मास बाय मास परसेंटेज की, तो वो तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। तो मास ऑफ सोल्यूट हमको दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमको दिया है। तो मास ऑफ सोल्यूशन हमें हम पे नहीं पता है, लेकिन मास ऑफ सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होते ही सोल्यूशन बनता है, तो यहाँ पे दोनों ऐड होंगे। 40 प्लस 320 को ऐड करें तो 360 ग्राम इस सोल्यूशन का मास होगा ना। फॉर्मूला में हम सिंपली ये वैल्यूज पुट करेंगे। 40 इज द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सोल्यूशन, 360 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इट विल बी 11.1%। ये कॉन्सेंट्रेशन होगी इस सॉल्यूशन की। तो दिस वाज अबाउट द सॉल्यूशंस। नेक्स्ट जिस मिक्सचर की हम बात करेंगे दैट इज द सस्पेंशन। ऊपर हमने एक्टिविटी में इस चीज को देखा था, इस टाइप को भी देखा था। व्हाट इज सस्पेंशन? तो सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन इज अ नॉन होमोजीनियस system, yeah, in other words we can say it's a heterogeneous mixture. So non homogeneous systems like those obtained by the group C ने chalk powder लिया था water के अंदर, ठीक है, एंड तो उसमें जो सॉलिड्स, जो चाक पाउडर है उसके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड के अंदर डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, वो डिजोल्व उसमें नहीं होते हैं, यूनिफॉर्मिटी उसमें नहीं होती है, वो पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं इन द सॉल्व, वी कैन से इन द मिक्सचर। सो इस तरह के मिक्सचर को हम सस्पेंशन कहते हैं। तो ये नॉन होमोजीनियस है, दैट मीन्स इट्स नॉन यूनिफॉर्म। तो एक सस्पेंशन क्या है? इट्स अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। It's a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. ठीक है, ये पूरे बल्क में जो मीडियम हमारा होता है उसमें ये सस्पेंडेड रहते हैं। जैसे चॉक और वाटर की एग्जांपल ले लें तो चॉक के पार्टिकल्स उसमें सस्पेंडेड रहेंगे, वो डिजोल्व नहीं होंगे। लेकिन पार्टिकल्स जो हैं इसमें विजिबल होते हैं। सो वी कैन से द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है ना। प्रॉपर्टीज, अगर हम सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इट्स अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। दूसरी, जो पार्टिकल्स सस्पेंशन के हैं दे आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, आप उसको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, खुली आंख से आप उसको देख सकते हैं, एंड यू कैन से दैट दिस इज अ सस्पेंशन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉपर्टी जो सस्पेंशंस की है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं, बिकॉज दे आर बिगर इनफ, मैंने अभी आपसे कहा कि जब लाइट इंटरेक्ट करेगी बड़े पार्टिकल्स के साथ में तो वो स्कैटर हो जाती है, तो यहाँ इस केस में वो स्कैटर होती है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमें जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल हमें होगा, उसको हमें देखने को मिलेगा। एंड वन इंपॉर्टेंट point, another important point is the solute particles settle down when suspension is left undisturbed. जब आप सस्पेंशन के पार्टिकल्स को या सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब रखते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं इन द बीकर, एंड उसको हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो बिकॉज अब इस केस में क्या, जब पार्टिकल्स सेटल होंगे तो सस्पेंशन अब ब्रेक हो जाता है, एंड पार्टिकल्स जो सेटल हो गए हैं बॉटम में, अब इस वक्त स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। दैट मीन्स जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो तभी होती है जब पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट का यहाँ पे एडिशन करूंगा कि जो पार्टिकल साइज होता है, जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज होता है, दैट इज मोर देन 1000 नैनोमीटर्स। आप याद रखेंगे 1000 नैनोमीटर से बड़े इसके पार्टिकल्स होते हैं, तो इसको भी आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आप इसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। देन तीसरा हमारा जो मिक्सचर है, तीसरा टाइप जो हमने देखा था, दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलाइडल वाला, इसमें बहुत सारी चीजें हमें याद भी रखनी है। तो एक्टिविटी में जो हमने 2.2 वाली एक्टिविटी की थी उसमें जो ग्रुप डी को मिला था, जिन्होंने मिल्क का ड्रॉप वाटर के अंदर डिजोल्व किया था, या इंक का ड्रॉप जिन्होंने वाटर के अंदर डिजोल्व किया था, तो उन्होंने क्या बनाया था? कोलाइड बनाया था, या जिसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो उसमें भी द पार्टिकल्स, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ओके,
Due to the relatively smaller size of the particles as compared to that of the suspension, the mixture appears homogeneous. इसके ये जो मिक्सचर है हमें homogeneous लगता है क्योंकि particles का साइज इसमें बहुत कम होगा. इट्स बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर. ये पॉइंट भी आपने याद रखना है. 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में यहाँ पार्टिकल्स का साइज होता है. तो दिखने में ये सोल्यूशन ही हमें लगता है, बट इन रियलिटी इट्स नॉट ए सोल्यूशन. सो ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते. जैसे मिल्क की एग्जांपल हम ले लें तो मिल्क में वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, मींस फैट के पार्टिकल्स होते हैं. तो वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं within the given bulk. Now, because of the small size of the colloidal particles, we cannot see them by the naked eyes. जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा, मींस सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा होता है. तो ये भी हमें विजिबल नहीं होते हैं टू द नेक्ड आइज. लेकिन दीज पार्टिकल्स आर बिगर इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. ठीक है, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं. देयरफॉर यहाँ भी आपको जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल होगी. द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज अ टिंडल इफेक्ट. ये आपने याद रखना है पॉइंट कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट. आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट. ठीक है, जब लाइट, तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या है? टिंडल इफेक्ट यह है कि जब लाइट इंटरेक्ट होती है पार्टिकल्स के साथ में तो वो स्कैटर कर जाती है, स्कैटरिंग उसकी हो जाती है. तो इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं. सो टिंडल इफेक्ट आपका सस्पेंशन भी दिखाता है एंड आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन भी दिखाता है. तो इस टिंडल इफेक्ट के बहुत सारी मींस एग्जांपल्स हैं, जो बहुत सारे फिनोमिना हैं जो हम अपने आसपास देख पाते हैं. यहाँ पे कुछ दिए हैं. टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल. ठीक है, अगर थोड़ा अंधेरा होगा एंड द जो लाइट किसी छोटे से होल से कमरे में आएगी तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो पाथ ऑफ लाइट हमें नजर आता है, क्योंकि जो जो एयर है, एयर में बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जिसके साथ लाइट इंटरेक्ट करती है एंड उससे हमें जो पाथ ऑफ लाइट है वो इजीली देखने को मिलता है. यू कैन ऑब्जर्व द पाथ ऑफ लाइट इजीली. So this happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है. यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो किया हुआ है. पहला हमारा केस जो है, दिस इज द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. बिकॉज ये सोल्यूशन है तो यहाँ पे आप देखिए इसमें पाथ ऑफ लाइट आपको नहीं दिखता है. लेकिन केस बी में आपने वाटर और मिल्क का जो मिक्सचर लिया हुआ है, यू कैन सी द पाथ ऑफ लाइट इन दिस केस. सो दिस शोज द टिंडल इफेक्ट इन द सेकेंड केस. तो इस तरह से टिंडल इफेक्ट हमें और भी कई जगह देखने को मिलता है. टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट. आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, बहुत घना जंगल हो गया, घने पेड़ किसी जगह होंगे, सुबह सुबह आप वॉक के लिए जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पेड़ों से जो सनलाइट आ जाती है तो वहां भी आपको इस तरह का एक इफेक्ट देखने को मिलेगा जैसा आप इसमें पिक्चर में देखते हैं. सो दिस इज अगेन ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉरेस्ट में मिस्ट contains tiny droplets of water which act as the particles of the colloid dispersed in the air. So you can see the Tyndall effect there also. अब जो कोलाइड है इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं? सो द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूड, फिर से सबसे पहला पॉइंट, कोलाइड जो है इट्स अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर. तो सस्पेंशन एज वेल एज कोलाइड is the type of the heterogeneous mixture. Second, the size of the particle of colloid is too small to be individually seen with the naked eyes. आप नहीं देख पाएंगे naked eyes से. Then colloids are being big enough to scatter the beam of light passing through it and make the path visible. Then they do not settle down. ये भी एक important point है. They do not settle down when left undisturbed. तो इसलिए जो colloid है that is also stable. Solution भी stable है, कोलाइड भी स्टेबल है, बट सस्पेंशंस आर अनस्टेबल मिक्सचर्स. Then third, they cannot be separated from the mixture by the process of filtration, but a special technique of separation known as centrifugation can be used to separate out the colloidal particles. तो centrifugation का एक टेक्निक है जिससे colloidal particles को separate किया जाता है. इस टेक्निक के बारे में हम बाद में जानेंगे. Now the components of the colloidal solution, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं दे आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड सेकंड इज द डिस्पर्शन मीडियम. ओके, डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम. अब जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है
ओके जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है या जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड में, दे फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, उसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। And the component in which the dispersed phase is suspended, that is called as the dispersing medium or dispersion medium भी उसे हम कहते हैं। Colloids are classified according to the state, whether it is solid, liquid or gas of the dispersing medium या डिस्पर्शन मीडियम जिसे कहेंगे, एंड द डिस्पर्स्ड फेज। सो इसके जैसे मैंने पहले भी कहा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, रादर वी कैन से बेस्ड ऑन दिस थिंग कि वेदर वी हैव किस स्टेट में इसका डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज है। फ्यू एग्जांपल्स, common examples are given in table 2.1. From this table you can see that they are very common in everyday life. यहाँ पे देखिए टेबल दिया है, टेबल 2.1। तो dispersed phase, this is the dispersed phase, this is the dispersion medium and this is the type of the colloid. तो types में सबसे पहला हमारा aerosols है, ओके एरोसॉल आता है, फोम इज देयर, इमल्शन इज देयर, सॉल इज देयर, फोम ऑलरेडी डिस्कस किया है, जेल एंड सॉलिड सॉल इज देयर। तो यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम्स दिए हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम दिया है और अकॉर्डिंगली इसकी एग्जांपल्स आपको दी है, ठीक है। तो एग्जांपल्स को हमें ध्यान से देखना है, इन्हें याद भी रखना है कि किस तरह के कोलाइड्स हैं ये, और कभी कभार एग्जाम में हमें ये चीज़ पूछी भी जाती है कुछ एग्जांपल्स देके, विच टाइप ऑफ कोलाइड्स आर दीज। सो अगर लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम उसका गैस है तो वी कॉल दैट एज द एरोसॉल, जिसके एग्जांपल्स फॉग, क्लाउड, मिस्टिक यहाँ पे दी है। डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है तो वो एरोसॉल उसको भी कहा जाएगा। एंड एग्जांपल्स आर स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। देन डिस्पर्स्ड फेज इज गैस, डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड, उसको फोम कहा जाएगा। देन लिक्विड लिक्विड इट्स इमल्शन, सॉलिड लिक्विड इट्स सॉल, गैस लिक्विड इट्स फोम, लिक्विड सॉलिड इट्स जेल, सॉलिड सॉलिड इज सॉलिड सॉल। सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ द कोलॉइड्स जिन्हें हमें ध्यान से देखना और याद भी रखना है। देन वी हैव फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैटर की ऐसी हैं जैसे हार्डनेस, कलर, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको फिजिकल प्रॉपर्टी हम कैटेगराइज करते हैं, ओके, बिकॉज ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, तो ये प्रॉपर्टीज फिजिकल कहलाती हैं। इस तरह से जैसे सिंपल एग्जांपल्स आपके पास हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें जो है जो केमिकल कॉम्पोजिशन यहाँ पे चेंज नहीं होती है, कोई केमिकल नेचर सब्सटेंसेस का चेंज नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होती हैं, ठीक है। तो although ice, water या वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन केमिकली वो सारे के सारे सेम होते हैं। जैसे इसके केस में दे आर ऑल वाटर और उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन H2O है, वो चेंज नहीं होती है। तो दीज आर ऑल फिजिकल चेंज, ठीक है। तो ऐसी चेंज जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आए, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होती है, तो ऐसी चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, ठीक है। वाटर एंड कुकिंग ऑयल की बात करें, दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी, उनका जो ऑर्डर भी डिफरेंट है और इनफ्लेमेबिलिटी की प्रॉपर्टी उनमें भी डिफरेंट है, मीन्स वाटर जलती नहीं है बट कुकिंग ऑयल जलती है, ठीक है। सो वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वायर एज वाटर एक्सटिंग्विश फायर, तो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है इट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द वाटर, ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। और बर्निंग जो है दैट इज अ केमिकल चेंज, जब ऑयल बर्न होगा या कोई भी चीज बर्न होगी तो दैट रिएक्ट्स विद अनदर सब्सटेंस एंड अंडरगो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, और इस रिएक्शन में, इस कॉम्बिनेशन में जो रिएक्शन होती है इसमें इसका केमिकल नेचर चेंज होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होती है। एंड केमिकल चेंज जो है उससे केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैटर की है उसमें भी चेंज आ जाता है। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन, जिसको आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे हायर ग्रेड्स में। सो इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ दिया है, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज आती हैं, क्योंकि उसमें बर्निंग भी होती है और मेल्टिंग भी होती है। तो वैक्स बर्न भी होता है, वैक्स उसमें मेल्ट भी होता है, तो बिकॉज दोनों प्रोसेसेस उसमें होती हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज साइमल्टेनियसली इसमें हमको देखने को मिलती है।
नाउ जो प्योर सब्सटेंस अभी तक जो हमने डिस्कस किया ऊपर, दैट वाज अबाउट द मिक्सचर्स, ठीक है, वो सारे मिक्सचर्स थे। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस, मैटर का जो दूसरा टाइप है, दैट इज द प्योर सब्सटेंस। तो इसके क्या क्या टाइप्स हैं, और प्योर हम कहेंगे किसे, और प्योर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ऐसे सब्सटेंसेस जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, एक तरह के पार्टिकल्स का बना होगा, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो उसकी कौन से टाइप्स हैं वो हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो यहाँ पे याद रखें, एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स बोथ आर द प्योर फॉर्म्स ऑफ द मैटर। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स, दे वर, द टर्म वाज यूज्ड बाय द रॉबर्ट बॉयल in 1661। एंटोनी लॉरेंट लवॉइजियर, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली मींस इसकी डेफिनेशन बताई। वी कैन से जो एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल डेफिनेशन एलिमेंट की बताई, और उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट है एक ऐसा बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, इससे ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस हम फर्दर उसको नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तीन टाइप्स हैं एलिमेंट्स के, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। एंड ये डिफरेंस जो है, ये क्लासिफिकेशन जो है, इट्स बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और एलिमेंट्स की एक खास बात ये भी है कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट होता है वो उसमें सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स हैव लस्टर, मींस उनमें शाइन होती है, सिल्वर, ग्रे और गोल्डन येलो कलर, इसी के बीच में वो उनका कलर रेंज करता है। दे आर कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर डक्टाइल, दैट मीन्स हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर मेलिएबल, उनको हम हैमरिंग से कन्वर्ट कर सकते हैं टू द थिन शीट्स। दे आर सनोर्स, दैट मीन्स दे मेक सम रिंगिंग साउंड, जब उनको हिट करते हैं दे मेक रिंगिंग साउंड। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की बताई हैं। इसके एग्जांपल्स में गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब नॉन मेटल्स की बात करें, यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स। नॉन मेटल्स की जब बात करें, पोअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे आर नॉट लस्टरस, उनमें शाइन नहीं होती है। दे आर नॉन सोनोर्स, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, एंड या मेलेबल भी नहीं होते हैं। तो एग्जाम्पल्स में इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ठीक है, ब्रोमीन, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं विच हैव द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम मेटालॉइड्स कहते हैं। उसमें एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स। हम छः से सात एग्जांपल्स, इन टोटल 6 से 7 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम मेटालॉइड्स कैटेगराइज करते हैं। सम एडिशनल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100, अराउंड 118 एलिमेंट्स हैं विच आर नोन एट प्रेजेंट। उसमें 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग, एंड बाकी जितने भी हैं दे आर मैन मेड, ठीक है, याद रखें पॉइंट, 92 एलिमेंट्स नेचुरली ऑकरिंग है। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड्स। 11 एलिमेंट्स आर इन गैशियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। इसमें मर्क्यूरी एक मेटल है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। एंड एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मीन्स जो रूम टेम्परेचर से स्लाइटली अबव हम लेते हैं टेम्परेचर, तो उसमें वो फॉरन लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट वी शुड नो. So another form of pure substance is what are called as compounds. ठीक है, तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है विच कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, लेकिन एक कॉम्बिनेशन केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, केमिकली कंबाइंड विद अनदर इन फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। मिक्सचर और
कंपाउंड में यही तो डिफरेंस है कि मिक्सचर में भी सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन उनमें केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वो जस्ट एक फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। एंड वहां पे कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होती है। दो सब्सटेंसेस किसी भी अमाउंट में, किसी भी क्वांटिटी में आपस में कंबाइन होके वो मिक्सचर बना सकते हैं। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं एंड एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। व्हाट डू वी गेट व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो हमें क्या मिलता है? सो ऑब्वियसली इसमें कंपाउंड हमें मिलेगा। एक्टिविटी 2.4 दी है एंड इसे बड़ा ध्यान से हमें देखना है। सो हमें क्लास को दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ओके, विल डिवाइड द क्लास इन टू ग्रुप्स। गिव 5 ग्राम of iron filings and 3 ग्राम of sulfur powder in a china dish to both groups। ठीक है, दोनों ग्रुप्स को हमें देना है। ग्रुप 1 मिक्स एंड क्रश आयन फाइलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, एंड ग्रुप सेकेंड भी दोनों चीज़ों को मीन्स आयन एंड सल्फर पाउडर को मिक्स करेगा एंड क्रश करके उनको आपस में मिक्स करेगा। बट ग्रुप सेकेंड क्या करेगा? हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, इसको हीट करेगा। ग्रुप वन इसको हीट नहीं करेगा। रिमूव फ्रॉम द फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। ठीक है, फ्लेम से रिमूव करके वो इस मिक्सचर को कूल करेंगे। ग्रुप्स फर्स्ट एंड सेकंड चेक फॉर द, दोनों क्या चेक करेंगे? क्या प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे चेक करेंगे? चेक फॉर द मैग्नेटिज्म और इन द मटेरियल ऑब्टेन, बिकॉज हमने यहाँ पे आयन लिया था एंड वी नो आयन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो हम मैग्नेट लेंगे, विल ब्रिंग इट नियर टू द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। दोनों ग्रुप्स देखेंगे। ठीक है, दोनों ग्रुप्स को के पास जो मटेरियल है वो ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को कि, एंड दे विल रिकॉर्ड दिस। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स, इसके कलर और टेक्सचर को भी वो कंपेयर करेंगे। एड कार्बन डाइसल्फाइड टू वन पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, स्टायर वेल एंड फिल्टर। एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड। तो इसको भी इस तरह से हम एक्टिविटी में करेंगे, लेकिन यहाँ पे टीचर की असिस्टेंस हमें डेफिनेटली चाहिए। परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप्स विद बोथ द एलिमेंट्स आयन एंड सल्फर सेपरेटली। तो ये सारी स्टेप्स हम क्या करेंगे? आयन और सल्फर के साथ भी ये सेपरेटली हम करेंगे। अब हमारे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रेज होते हैं जिन्हें हमें आंसर करना है। पहला क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि did the material obtained by the two groups look same? Second question, which group has obtained a material with the magnetic properties? Third, can we separate the components of the material obtained? On adding dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, did both the groups obtain a gas? Did the gas in the both cases smell the same or different? तो बहुत सारी हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस करनी है। तो पहला क्वेश्चन जो है, डिड द मटेरियल ऑब्टेन, जो मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द टू ग्रुप्स लुक सेम, तो नहीं, यहाँ पे डिफरेंट इनका जो टेक्सचर होगा। पहले केस में जो है ग्रुप वन ने उन्हें हीट नहीं किया है, तो वहाँ जो कलर होगा दैट विल बी समवेयर अराउंड येलोइश ब्लैकिश, क्योंकि मैग्नेट का कलर, जो आयन का कलर है दैट विल बी समवट ब्लैकिश, और जो है सल्फर का कलर हमने दैट विल बी समवेयर अराउंड येलोइश। तो उस तरह का उसको टेक्सचर मिलेगा। लेकिन सेकेंड केस में जो सब्सटेंस है ग्रुप सेकेंड ने जो बनाया वो एक कंपाउंड बनाया है, आयन सल्फाइड कंपाउंड बनाया है FeS, जिसका टेक्सचर बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ग्रुप वन में आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, उसमें आयन मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा। लेकिन सेकंड में चूंकि आयन की आइडेंटिटी अब नहीं रही है, बिकॉज इट हैज फॉर्म द कंपाउंड, तो इसकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो बाकी नहीं रही, सो दैट विल नॉट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो क्या हम सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को? यस, पहले के ग्रुप वाले जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, मैग्नेट के हेल्प से वो आयन को सल्फर से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड ग्रुप वालों ने कंपाउंड बनाया है, आयन सल्फाइड बनाया है, सो दे कैन नॉट सेपरेट आउट द आयन एंड सल्फर फ्रॉम ईच अदर बाय सिंपल मेथड्स। नाउ ऑन एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या दोनों में गैस प्रोड्यूस होगी? यस, आंसर इसका होगा कि दोनों में गैस प्रोड्यूस होगी। सो द ग्रुप फर्स्ट जो गैस प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी द हाइड्रोजन गैस। एंड
ये कलरलेस ऑर्डरलेस कंबस्टिबल गैस होता है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट एडवाइज्ड टू डू कंबस्शन टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन इन द क्लास। कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन ग्रुप सेकेंड ने जो गैस के केस में जो गैस बनेगी दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, क्योंकि इसमें आप आयन सल्फाइड को FeS को रिएक्ट करा रहे हैं, यू आर रिएक्टिंग आयन सल्फाइड विद सल्फिक, कोई किसी भी एसिड के साथ उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड सपोज, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा FeS प्लस H2SO4 और लेट्स टेक HCl फॉर एग्जाम्पल, तो विल बी गेटिंग आयन क्लोराइड, ठीक है, इस केस में हमें आयन क्लोराइड मिलेगा एंड विल बी गेटिंग ऑल्सो द हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S गैस हमें यहाँ पे मिलेगी। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका स्मेल बहुत ही एक स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, बैड स्मेल होती है, दैट वी कैन ऑब्जर्व। तो ऐसा स्मेल हमें पहले केस में देखने को नहीं मिलेगा। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दो द स्टार्टिंग मटेरियल्स वर सेम, ठीक है, स्टार्टिंग वेरी मटेरियल्स ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड दोनों के पास सेम थे, लेकिन जो प्रॉपर्टीज हमें मिली हैं दे आर डिफरेंट, क्योंकि जो ग्रुप वन है दे हैव कैरिड आउट एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द फिजिकल चेंज, उन्होंने जो काम किया है एंड जो वहाँ पे चेंज हुई है दैट इज द फिजिकल चेंज, वेल एज द ग्रुप सेकेंड उसमें केमिकल चेंज हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है, उन्होंने हीट कर किया है मिक्सचर को, जिसकी वजह से वहाँ पे रिएक्शन हुआ है। The material obtained by the group 1 is a mixture of two substances. The substances are given are the elements, that is iron and sulfur, वो उनका एक simple एक physical mixture है। The properties of the mixture are the same as that of its constituents। अब चूंकि एक mixture ही था इसलिए आयन की प्रॉपर्टीज सल्फर की प्रॉपर्टीज यहाँ पे रिटेन होगी, जैसे हमने मैग्नेट के केस से देखा, मैग्नेट की हेल्प से देखा कि आयन की प्रॉपर्टीज यहाँ पे रिटेन्ड है। ऐसा आपको आयन सल्फाइड में जो केमिकल चेंज से जो सब्सटेंस आपको मिला है वो चीज आपको वहां देखने को नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे आप डिफरेंस भी देख सकते हैं, ठीक है, विल चेक द डिफरेंस लेटर। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप सेकंड इज अ कंपाउंड, ठीक है, जो ग्रुप सेकंड में हमें एक सब्सटेंस मिला है वो कंपाउंड है, एंड ऑन हीटिंग द एलिमेंट स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड विच हैज अ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स है उससे उनकी बिल्कुल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती है। द लास्ट पॉइंट, द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज सेम थ्रू आउट, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं। सो वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट, मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं थ्रू आउट, मतलब जो सैंपल हमारे पास होगा पूरे सैंपल में सेम प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी। Thus, we can summarize the physical and chemical nature of the matter in the following graphical organizer, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने मिक्सचर एंड कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को भी डिफर करना है। तो मिक्सचर elements or compounds just mix together to form a mixture and no new compound is formed। तो इसमें substances आपस में combine होते हैं, कोई नया substance नया compound यहाँ पे नहीं बनता है। लेकिन compounds कब बनते हैं? जब elements आपस में react होते हैं, तो जो compounds बनते हैं वो नए substances होते हैं, उनकी properties different होती हैं। mixture has a variable composition। दो substances का, दो से ज़्यादा substances का जब आप mixture बनाएंगे तो किसी भी अमाउंट में आप वो मिक्सिंग सब्सटेंसेस ले सकते हैं, तो हर केस में वो मिक्सचर बनेगा। लेकिन कंपाउंड्स के केस में जो कंपाउंड होता है, कंपोजिशन यहाँ पे जो नए सब्सटेंस की होती है वो ऑलवेज फिक्स्ड होती है, ठीक है। इस पॉइंट को हम आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे। थर्ड पॉइंट है कि अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस विच वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, वाइल जो कंपाउंड्स होता है द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। The constituents can be separated fairly easily by simple physical methods। हम यहाँ पे components को separate कर सकते हैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज करके, सेंट्रीफ्यूगेशन, जो सिंपल मेथड्स हैं। लेकिन जो कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स, सिंपल फिजिकल मेथड्स, उनके लिए हमें स्पेशल केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स बाय केमिकल प्रोसेसेस हम सिर्फ उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो कंक्लूडिंग वी कैन से जो मैटर है जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, दिस मैटर कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, एक इसका प्योर फॉर्म है, एक इसका मिक्सचर वाला फॉर्म है, ठीक है। तो जो प्योर सब्सटेंसेज हैं दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन बाय द सिंपलर down to the simpler substances, and compounds have the fixed composition, can be broken only by the chemical methods।
तो इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हैं, कंपाउंड्स की एग्जांपल्स दी हैं। मिक्सचर्स के दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस जिसको हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं, एंड हेटेरोजीनियस, जिसके दो टाइप्स वी हैव डिस्कस्ड। तो होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है कंपोनेंट्स की, एंड हेटेरोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है सब्सटेंसेस की।